वेलकम टू स्पीड क्लासेस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं। इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उदाहरण सहित समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ध्यान समझिए, इसमें उत्पाद कितने होते हैं? 2 उत्पाद या 2 से अधिक उत्पाद होते हैं। इन सब से मिलकर एक उत्पाद बनेगा, एकल उत्पाद बनेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण समझिए, 2 अभिकारक हैं यहाँ पे A और B। इन दोनों की अभिक्रिया से एक ही उत्पाद बना है C। आइए इसी तरह के कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है आपका कोयले का दहन। कोयला आपका होता है कार्बन एश यानी कि सॉलिड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये 2 अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इन दोनों की अभिक्रिया से आपका एक उत्पाद बना है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस के रूप में। अगला इसी प्रकार से जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है? इसमें 2 अभिकारक होते हैं। एक तो आपका हो गया हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। इन दोनों की अभिक्रियाओं से 2 अभिकारक हैं, इन दोनों की अभिक्रियाओं से एक उत्पाद बना आपका जल यानी कि H2O। इसी प्रकार से आपका तीसरा उदाहरण है बिना बुझा चूना। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है। दूसरा जल, जो कि लिक्विड अवस्था में है। दोनों अभिकारकों के योग से या अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के योग से जब कोई एक उत्पाद का निर्माण होता है, जब किसी एक उत्पाद का निर्माण होता है तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा आपका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? चलिए ध्यान से देखते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जस्ट अपोजिट है संयोजन का। संयोजन मीन्स होता है मिलना, संयोजन मीन्स होता है मिलना या जुड़ना। और उसी का विपरीत होता है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना, टूटना या अलग होना। तो चलिए समझते हैं इसके नाम से ही। वियोजन का अर्थ है टूटना या अलग होना। तो इसमें क्या होगा? एक अभिकारक होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में A एक अभिकारक है। ये टूटकर 2 भागों में बट गया, B और C। तो जब भी इस तरह से एक अभिकारक दिया हो और हमें 2 उत्पाद प्राप्त हो या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त हो, तो इस तरह की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा हो। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला है आपका फेरस सल्फेट
FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब हमने ऊष्मा दिया या गर्म किया तो हमें 3 उत्पाद प्राप्त हुए। एक अभिकारक था और हमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त हुए। तो यह वियोजन अपक्रिया है। और वियोजन का पहला पार्ट ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा वियोजन हुआ है तो ऊष्मीय वियोजन। तो इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसी तरह से दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक अभिकारक है। इसको गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर यह 2 उत्पादों में विभाजित हो गया। पहला कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है वैद्युत वियोजन, ऐसा वियोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो जाए या टूट जाए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे पास जल है H2O है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो आपका अभिकारक जो कि जल है यह 2 भागों में विभाजित हो गया या इसका वियोजन हो गया। एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, 2 भागों में वियोजित हो गया, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो जब भी वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हो तो ऐसा वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। अगला है तीसरा प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? नाम से ही पता चल जाएगा आपको। प्रकाशीय यानी कि प्रकाश के द्वारा वियोजन हो। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण है आपका AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये 2 भागों में वियोजित हो जाता है या इससे हमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला सिल्वर और दूसरा क्लोरीन। 2 भागों में विभाजित हो गया। इसी तरह से दूसरा है आपका सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसको भी सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह 2 भागों में विभाजित हो गया, Ag यानी कि सिल्वर और दूसरा हो गया आपका ब्रोमीन जो कि गैस है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है तो आपका उत्तर होगा प्रकाशीय वियोजन। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग सीख चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। विस्थापन मीन्स होता है विस्थापित हो जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। चलिए बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे आपके पास है Fe यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। इन दोनों की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया आपका। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप कॉपर सल्फेट देख रहे होंगे, ये एक यौगिक है।
एक यौगिक है कॉपर सल्फेट, इसमें से आप लोग देख रहे होंगे कॉपर अलग हो गया है और सल्फेट जो था SO4 इसने Fe के साथ यानी आयरन के साथ क्रिया करके एक यौगिक बनाया FeSO4 फेरस सल्फेट। चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो फेरस सल्फेट इसलिए बना क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, आयरन। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता, अभी हमने पढ़ा इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है यानी अलग कर देता है। तो फेरस या कह लें आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को फेरस यानी कि आयरन ने अलग करके अपने साथ एक यौगिक बना लिया FeSO4। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे विस्थापन अभिक्रिया थी उसी तरह से यहाँ पे द्विविस्थापन यानी कि जब विस्थापन दो हो तो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप सोडियम सल्फेट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इन दोनों की अभिक्रिया से हमें दो उत्पाद प्राप्त हुए हैं। ध्यान से अगर हम देखें तो सोडियम आपका अलग हो गया है, इसने क्लोरीन के साथ क्रिया कर ली, और बेरियम इसने SO4 यानी कि सल्फेट के साथ क्रिया कर ली, तो आपका बन गया BaSO4 और दूसरा आपका उत्पाद बन गया NaCl नमक। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दो विस्थापन आपको दिखाई देंगे, एक तो आपका Na का विस्थापन हुआ है और दूसरा Ba यानी कि बेरियम का विस्थापन हुआ है। तो जब विस्थापन दो हो तो इस तरह की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे अंतिम भाग है आपका उपचयन एवं अपचयन। सबसे पहले उपचयन देखते हैं। उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। दूसरा या तो ऐसा होगा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो यानी कि हानि हो या कम हो जाए, तो आपका उपचयन होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझें तो सबसे पहले कार्बन और दूसरा आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन में एक पदार्थ है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन के दो अणु बढ़ गए, तो ये आपका क्या है, उपचयन है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल कॉपर यानी कि Cu और इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई, तो यहाँ पे कॉपर जो कि एक पदार्थ है जिसमें आपके ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये भी आपका उपचयन है। आगे हम बात करते हैं अपचयन की। अपचयन क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है अथवा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जस्ट अपोजिट है आपका उपचयन का। उपचयन में क्या था, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और यहाँ पे क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो। और अब उपचयन में था जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, और यहाँ पे क्या है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो। तो ध्यान समझते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों की क्रिया से कॉपर अलग हो गया है और H2O यानी कि जल बना। तो ध्यान से देखें, CuO इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, आपका Cu हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया,
ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई, तो यहाँ पे अपचयन हुआ। दूसरा देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एक अणु जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये कैसी अभिक्रिया है? उपचयन है आपका। उम्मीद है आप सभी को पांचों अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों होते हैं, जिसमें अपचयन एवं उपचयन दोनों होते हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है, इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हुए हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ध्यान रखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक जीवन में दो प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला तो संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता। तो सबसे पहले हम लोग संक्षारण की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग कोई लोहे का सामान बाहर पानी या धूप में रख देते हैं तो उसकी जो ऊपरी परत होती है वो कमज़ोर होने लगती है, या आप लोग देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है। तो इस क्रिया को ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर या संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने का मतलब कमज़ोर हो जाना या खराब हो जाना। दूसरा, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद विद्युत लेपन, पेंट करके हम लोग क्या करते हैं? संक्षारण से धातुओं को बचाते हैं। आगे बात करते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता क्या है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता क्या है? जब हम कोई वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में रखते हैं तो उसमें गंध आने लगती है या उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के कुछ उपाय हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। तीसरा, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। तीसरा हो गया आपका वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। चौथा, शीतलन द्वारा। तो इस तरह से हम लोग विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।